हाँ, पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज हो गया था। 4 फेज बताया था। पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, हो गया था। डिस्कशन मेंस्ट्रुअल फेज पर हो गया था। दूसरा फेज था फॉलिकुलर फेज, इसके बारे में भी चर्चा कल कर ली थी। फॉलिकुलर फेज पर भी चर्चा हो गई थी। तीसरा फेज था लूटियल फेज, आज यहां से स्टार्ट करेंगे। लूटियल फेज यहां से स्टार्ट होगा। ये 4 फेजेस थी। आज चर्चा किस पर होगी? लूटियल फेज पर। और लास्ट फेज कौन सी थी? सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बात किया था कि ये जैसे आपकी ये है 0 टू 6, ये फेज था, फेज नंबर 1। ये फेज नंबर 1 था, मतलब फॉलिकुलर फेज था, मेंस्ट्रुअल फेज। और इसके बाद फिर आगे से 7th से स्टार्ट करके 7th फेज से लेकर के और 13th तक, ये कौन सी फेज है? ये फॉलिकुलर फेज नंबर 2 थी। ये फेज नंबर 2 फॉलिकुलर फेज। और 14th डे पर ओव्यूलेशन था। ओव्यूलेशन था इस पर, यहां पर ओव्यूलेशन था। ओव्यूलेशन था यहां पर 14th डे। 15th डे, 15th ऑनवर्ड अगर हम बात करें आगे से लेकर के 28th तक, ये कौन सा डे था? ये पीरियड कौन सा है? इसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। दिस वन, ये जो फेज है इट इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी फेज। ये चीज है। तो फर्स्ट फेज मींस हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल फेज की चर्चा किया था। दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज, इसकी भी चर्चा कर लिया था। और तीसरा फेज है ल्यूटियल। आज हम बात करेंगे ल्यूटियल फेज पर। हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पिछले लेक्चर में किया था कि किस हार्मोन का लेवल कब कितना रहेगा, ये पढ़ लिया था आपने कि किस हार्मोन का कितना लेवल रहेगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था कि शुरुआत में फोल्कल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, FSH, अंडर द इफेक्ट ऑफ GnRH, और उसका लेवल सबसे ज्यादा रहता है। फोल्कल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फोल्कल्स की ग्रोथ कराते हुए लेके आता है, और जब सेकेंडरी फोल्कल बन जाती है और ग्रेन्युलोसा लेयर थीका इंटरना और एक्सटर्ना में चेंज होती है, तो थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगता है और इसका लेवल क्या होता है? बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन के प्रभाव में यूट्रस का एंडोमेट्रियम जो होता है ये ग्रोथ करने लगता है और आखिरी तक जाके ओवर ग्रोथ होती है। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था। अब ध्यान ये देना है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसकी एक्टिविटी 13th से आगे स्टार्ट हो जाती है। 13th से स्टार्ट होकर किसका? जो आपका ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका कंसंट्रेशन ब्लड में अचानक 13 की मध्य रात्रि से स्टार्ट होकर के 14th वाले डे में मैक्सिमम रहता है। यहां पर इस दिन ये पीक पर रहता है। कौन? LH, और इसी को हम LH सर्ज कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज LH सर्ज। हाईएस्ट लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ड्यूरिंग 14th डे इज कॉल्ड एज LH सर्ज। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन द ग्राफियन फोल्कल गेट रप्चर्ड। जो ग्राफियन फोल्कल है वो क्या हो जाएगी? वो फट जाती है। यहां पर ये जो ग्राफियन फोल्कल है, ग्राफियन फोल्कल रप्चर कर जाती है। थीका इंटरना और एक्सटर्ना में डिफरेंशिएट होता है, आपको पता है, इंटरना एंड एक्सटर्ना। ठीक है, और यहां से जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो बाहर आता है। यहां से सेकेंडरी ऊसाइट निकलकर क्या होता है? ये बाहर आता है। सेकेंडरी ऊसाइट और ग्राफियन फलकल को फाड़कर सेकेंडरी ऊसाइट का बाहर निकलना, ये कौन है? इट इज द ग्राफियन फॉल्कल। तो ग्राफियन फॉल्कल को फाड़ करके रप्चर करके इसमें से अंडा निकलकर जो बाहर आ रहा है, इस घटना का नाम क्या है? इसी को हम लूटिनाइजिंग कहते हैं, लूटिनाइजेशन, या इसी को ओव्यूलेशन हम कहते हैं। ठीक, तो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग,
द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग, जिसको कि हम सेकेंडरी oocyte भी बोल रहे हैं, ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फोल्कल इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। हम इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ secondary oocyte from Graafian follicle. It is called as luteinization या इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। लूटिनाइजेशन और ओव्यूलेशन इसे कहा जाता है। यस, वो तमाम तरीके के डिस्टर्बेंसेज होते हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, इस वजह से होता है। उसके एक कारण नहीं होते हैं, कई कारण होते हैं। ठीक है, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, इरेगुलरिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले प्रोसेस पूरा कर ले जो नॉर्मल हो रहा है। अब नॉर्मल क्या क्या चीजें होती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अपने अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग secondary oocyte due to the rupture of Graafian follicle is called as ovulation or it is called as luteinization। इस घटना को कहा जाता है। और ये काम किस दिन हो रहा है? This happens on 14th day of menstrual cycle starting from 0. 0 is counted as the first day of bleeding। मैंने आपको पहले भी बताया है, वहां से उंगली पर गिनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 14th डे ओव्यूलेशन होगा। जो 0 डे होता है उसको हम फर्स्ट काउंट करते हैं, पहला दिन होता है मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, तो 14th डे में ओव्यूलेशन हो जाएगा, अंडा बाहर निकल आएगा। अब अंडा जब बाहर निकल आएगा तो इसको ट्रैप कौन करेगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने आपको पढ़ाया था। फाइलोपियन ट्यूब का जो डिस्टल पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोपियन ट्यूब का डिस्टल पार्ट क्या है? अरे भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा है ना आपने, कैसा है? ये है, ये यूट्रस है और ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ ये एम्पुला है। एम्पुला का जो डिस्टल पार्ट है यही तो इनफंडिबुलम है ना। तो यहाँ से इनफंडिबुलर क्या होती है? ये विलाई होती है। ओवरी आपकी कहाँ पर होती है? ये है। अब इसमें निकला हुआ जो एग होगा, क्योंकि ये केवल ग्राफियन फोल्कल से ही निकलकर बाहर नहीं आएगा, बल्कि ग्राफियन फोल्कल से निकलकर ओवरी के स्ट्रोमा में आएगा और वहां से ये क्या नाम है, हाइलम से होकर बाहर की तरफ आएगा। हाइलम क्या है? द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ब्लड वेसल्स, ओवरी का माउथ आप समझ लीजिए। तो जब ये ग्राफियन फोल्कल फटती है और अंडा निकलकर बाहर आता है तो ये सीधे हाइलम से होता हुआ ये बाहर निकल आएगा। और जब बाहर ये निकल आएगा एग, तो इसको ट्रैप कौन करेगा? अंडे को कौन ट्रैप करेगा? यहां से देखो एग बाहर निकल आया। अब ये जो फिम्बरी है ये इसको क्या करेंगे? इसको स्वाइप अप कर लेंगी, खींच लेंगी अपनी तरफ, ड्रैग कर लेंगी और ये अंदर आ जाएगा। यहां से होता हुआ एम्पुला में नहीं रुकेगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब की दीवार में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। कैसा होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस काइनोसिलिया, कौन से सिलिया होते हैं? काइनोसिलिया होते हैं, नॉट स्टीरियोसिलिया। यहाँ पर काइनोसिलिया होते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो मूव करते समय क्या होता है? अंडा आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक, और इधर से, यहां से कौन जाता है? इधर से कौन जाएगा? इधर से स्पर्मेटोजोआ मूव कर रहे होते हैं। अब स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट का कारण क्या होता है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन द कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ यूट्रस टेक्स प्लेस, तो दैट सक्स द स्पर्म हियर। यहां पर इसको एक तरीके से चूस लेता है, खींच लेता है आगे की तरफ, सकिंग एक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये प्रोपेल करके इसको आगे बढ़ा देगा। अब स्पर्मेटोजोआ इधर से आएगा और एग इधर से आएगा एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमन में या मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कौन से पॉइंट पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है। तो आपका जो एग है ये मूव करता हुआ यहां से आएगा इस पॉइंट पर और इधर से स्पर्म आएगा, बस फर्टिलाइजेशन इसी साइट पर हो जाएगा। क्योंकि ये आप देख रहे हैं, दिस वन इज द एम्पुला, यू नो, ये क्या है? एम्पुला है और ये इस्थमस है।
तो इस्थमस और एम्पुला जहां पर मिलते हैं वो जंक्शन पॉइंट होता है और इसी पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन अंडे का कहां पर होता है, तो आपका उत्तर होगा फैलोपियन ट्यूब। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कहां पर होता है, तो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है, क्योंकि उसके 3 पार्ट होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो फाइलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट है। प्रॉक्सिमल पार्ट को हम इस्थमस कहते हैं, मिडिल पार्ट को एम्पुला कहते हैं, इसका जो डिस्टल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम पर हेयर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको खींचते हैं, अंडे को ऐसे खींच लेते हैं अपनी तरफ और खींच करके ले जाते हैं। क्योंकि यहां पर देखेंगे आप, अंडा कहां से रिलीज होगा, ओवरी से बाहर निकलेगा। देखिए ये कहां से निकल रहा है, नो ये ओवरी थोड़ो है, ये ग्राफियन फोल्कल है। ग्राफियन, निद्रा में मत रहो, निद्रा में मत रहो, सुनो ध्यान से। तो ये ग्राफियन फोल्कल है, इसमें से अंडा निकलकर पहले कहां आएगा, ओवरी के स्ट्रोमा में, और वहां से फिर क्या करेगा, हाइलम से होता हुआ ये बाहर आ जाएगा। अब इस अंडे को ट्रैप कर लेगा, ये ले जाएगा सीधा वहां पर एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। 14th डे इज कॉल्ड एज डे ऑफ ओव्यूलेशन एंड व्हेन द एग रिलीज्ड। और ये भी ध्यान रहे कि जब तक अंडा ग्राफियन फोल्कल के अंदर है, जब तक एग ग्राफियन फोल्कल के अंदर है, फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। बात समझ गए। इसीलिए ओव्यूलेशन एक नेसेसरी इवेंट है। विदाउट ओव्यूलेशन देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिकॉज द एग इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्राफियन फोल्कल एंड स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल ऑफ ग्राफियन फोल्कल। इसलिए ग्राफियन फोल्कल को रप्चर होना ही है। अगर ग्राफियन फोल्कल की दीवार नहीं फटेगी, अंडा बाहर नहीं आएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ गए ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इफ ओव्यूलेशन ड्यू टू एनी रीजन फेल टू अकर, जैसे ल्यूटिनाइजेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं है, कम है, तो ल्यूटिनाइजेशन नहीं होगा, यानी एग बाहर नहीं आएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे कपल्स भी क्या होंगे, उनमें संतान कंसीव नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये कहानी है। तो ओव्यूलेशन होना जरूरी है, यानी कि अंडे को ग्राफियन फोल्कल से निकलकर बाहर आना आवश्यक है। समझ गए। इसीलिए क्या होता है, और बिल्कुल जैविक घड़ी इसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है एकदम सेट है अंडर द इफेक्ट ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन, which event going to occur on which day it is decided by melatonin hormone। मेलाटोनिन कहां से निकल रहा है, मेलाटोनिन रिलीज्ड फ्रॉम योर पीनियल ग्लैंड। मैंने आपको बताया था कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है और मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी के लिए सबसे पोटेंट हार्मोन है। मेलाटोनिन एडजस्ट करता है कि किस दिन कौन सा काम होगा, जैसे वो आपके 24 घंटे की दिनचर्या को मेंटेन करता है। मेलाटोनिन का ही काम आपको खूबसूरत बनाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फेयरनेस का हार्मोन है, खूबसूरती का हार्मोन है। कौन, मेलाटोनिन। तो शरीर की खूबसूरती, चेहरे मतलब कि चेहरे में कॉम्प्लेक्शन आपको गोरा कर देगा और काम करेगा। दूसरा, आपकी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी के लिए जिम्मेदार है कि किस दिन कौन सा काम होगा, ये डिसाइड करता है मेलाटोनिन, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर देता है। इसलिए आप सवाल पूछ सकते हैं साहब 14वें दिन ही क्यों होता है, सभी में 14वें दिन क्यों होता है, कि इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है, इट हैज ऑलरेडी बीन सेट बाय द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हार्मोन यहां पर इसको सेट कर देता है। समझ में आ गई बात, ठीक। तो 14th डे ओव्यूलेशन होने के बाद यहां पर फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो अच्छी बात है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे की स्टेज कौन सी शुरू होगी, फिर आ जाएगी लूटियल फेज के बाद लास्ट फेज आती है जिसको हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं, ठीक। अब देखना यह है कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फिर आपकी जो रप्चर्ड ग्राफियन फोल्कल है इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर ये कार्पस लूटियम नाम की ग्लैंड में चेंज हो जाता है। चेंज तो कार्पस लूटियम में होगा, लेकिन कार्पस लूटियम आगे सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कार्पस लूटियम आगे क्या होगी, कैरी करेगी, चलेगी आगे और सेक्रेटरी फेज में आ जाएगी। सेक्रेशन यहां पर शुरू हो जाता है। किस चीज का सेक्रेशन होता है, कार्पस लूटियम स्टार्ट सेक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। किस चीज का सेक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन का। तो ल्यूटिनाइजेशन के बाद की कहानी आपको नोट करनी है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहां पर जो रप्चर्ड ग्राफियन फोल्कल है उसका स्कोप क्या है, रप्चर्ड ग्राफियन फोल्कल कन्वर्ट्स टू, किसमें चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट्स टू कार्पस लूटियम। यह कार्पस लूटियम में चेंज हो जाता है। कौन, रप्चर्ड ग्राफियन, जो ये फटी हुई ग्राफियन फोल्कल है आगे चलकर किसमें चेंज होगी, ये कार्पस लूटियम में चेंज हो जाती है। दिस चेंजेस टू कार्पस लूटियम।
रप्चर्ड ग्राफियन फोल्कल चेंजेस टू कार्पस लूटियम। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो कार्पस लूटियम क्या हो जाएगा? कार्पस लूटियम सस्टेन्स, कार्पस लूटियम बची रहेगी और आगे से काम शुरू कर देगी। कौन सा काम करेगी? हार्मोन का सेक्रीशन। नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और अगर कार्पस लूटियम सस्टेन नहीं करेगी, ये एक ही शर्त है, जब फर्टिलाइजेशन ना हो। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, तो ऐसी कंडीशन में जो कार्पस लूटियम है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और कार्पस लूटियम की जगह कौन ले लेगा? यहां पर दूसरी ग्लैंड ले लेगी, और जिसका नाम क्या है? वो ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस हीमोरेजिकम नाम के स्ट्रक्चर में। ठीक, कार्पस हीमोरेजिकम नाम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कार्पस लूटियम रहेगी, और कार्पस लूटियम का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बने रहना बहुत आवश्यक है। तो कार्पस लूटियम कब तक कैरी करता है? यह सस्टेन करता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, यानी प्रथम 3 माह जो होता है उस समय तक कार्पस लूटियम का रोल बना रहता है। समझ में आ गया? ये कहानी है। तो कार्पस लूटियम का फंक्शन अब हम जानेंगे। कार्पस लूटियम एक येलो कलर्ड ग्लैंड है जो आपके इसमें बनी रहती है। किसमें? कार्पस लूटियम कहां रहेगा? ओवरी में। अरे भाई, ग्राफियन फोल्कल कहां फटा था? ओवरी में। तो कार्पस लूटियम कहां रहेगा? ओवरी में। अंडा कहां है? ओवरी से बाहर चला गया। कहां चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। कार्पस लूटियम कहां पर है? ये ओवरी के अंदर अभी भी है, और इसने किसका रूप ले लिया है? कार्पस लूटियम बन गया। और अब ये क्या करेगा? कार्पस लूटियम कौन है? इट इज द रप्चर्ड ग्राफियन फोल्कल कन्वर्टेड टू कार्पस लूटियम। अब यही आगे चल करके प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सेक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सेक्रीट करेगा कौन? कार्पस लूटियम। और ये कब तक बना रहेगा? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बना रहेगा कार्पस लूटियम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये बना रहेगा। ठीक है, कार्पस लूटियम कब तक बना रहेगा? तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, ये जो साइड में आप वो एरो बना के बताएं, इसको बता दीजिए। कौन सा? कार्पस लूटियम इन फर्टिलाइजेशन अकर्स, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो कार्पस लूटियम सस्टेन मत आगे रहेगा, कैरी करेगा, बचा रहेगा। सस्टेनेबिलिटी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस लूटियम नष्ट हो जाएगा, ये दूसरे में मॉडिफाई हो जाएगा, कार्पस हीमोरेजिकम में चेंज हो जाएगा, अगली ग्लैंड में। तो वही लिख रहा हूं, देखो यहां पर बड़े में लिख दिया हूं, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। यहां पर जो रप्चर्ड ग्राफियन फोल्कल है, कौन? रप्चर्ड ग्राफियन फोल्कल चेंजेस टू कार्पस लूटियम, एंड कार्पस लूटियम सेक्रीट्स, कौन सा हार्मोन सेक्रीट करेगा? सेक्रीट्स द हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। अब ये जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेस्टेरॉन कहां कहां से सेक्रीट होता है, व्हाट इज द साइट ऑफ सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द साइट ऑफ सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये क्वेश्चन अगर है तो इसका सेक्रीशन ओवरी से होता है। ओवरी में किससे? एक तो ओवरी में कार्पस लूटियम बैठा हुआ है, यहां से होगा।
दूसरा सेक्रीशन ओवरी के थीका इंटरना से होता है, थीका इंटरना स्मॉल अमाउंट। तीसरा सेक्रीशन इसका प्लेसेंटा से होता है। प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की दीवार पर जाकर के सेट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑन दी यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे इसको? हम इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, याद रखना है। अभी जो बोर्ड पर लिखा है लिख लिया इसको, इसके आगे की कहानी। पहले आप ये पूरा हो गया ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेस्टेरॉन कहां कहां से सेक्रीट होगा। तो कॉमनली आप जानते हैं कि कार्पस लूटियम से सेक्रीट होता है, लेकिन कार्पस लूटियम बनने के पहले ये अंडे के थीका इंटरना से भी सेक्रीट होता है, जहां से एस्ट्रोजन बन रहा होता है। एस्ट्रोजन कहां से बन रहा था? कहां से बन रहा था? थीका इंटरना समझाया था। ओवरी में जो फोल्कल है उसकी जो थीका है, थीका इंटरना से बन रहा था एस्ट्रोजन। वहीं से थोड़ी सी मात्रा में कार्पस लूटियम के बनने के पहले, क्योंकि कार्पस लूटियम तो जब ल्यूटिनाइजेशन होगा तब बनेगा ना, तो ल्यूटिनाइजेशन होने के पहले जो है प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन आपके फोल्कल के थीका इंटरना से भी होता है। समझ गए? तो कहां कहां से हो रहा है? आप क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया, अब आप एक चीज याद किए हैं क्या? कार्पस लूटियम से बनता है प्रोजेस्टेरॉन, कहना गलत है। ये यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा और यहां से भी बनेगा। स्मॉल अमाउंट में सेक्रीट होता है कब? थीका इंटरना से, बिफोर लूटिनाइजेशन, जब लूटिनाइजेशन नहीं हुआ है। और कहां से बनेगा? कार्पस लूटियम से बनता है। ये सेक्रेटरी फेज है इसका। हमने आपको लिखा है ना सेक्रेटरी फेज, तो सेक्रेटरी फेज कौन सा फेज? सेक्रेटरी फेज ये है। अब सेक्रेटरी फेज में किस चीज का सेक्रीशन होता है, ये सवाल बनेगा। सेक्रेटरी फेज का मतलब कुछ सेक्रीट हो रहा है, तो क्या सेक्रीट हो रहा है? इट इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम कार्पस लूटियम। और ये जो पीरियड होता है वो कितने समय तक का होता है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 15 से लेके 28वां जो दिन होता है, ये सब सेक्रेटरी फेज होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेक्रेटरी फेज का ड्यूरेशन क्या है, सेक्रेटरी फेज कितने समय तक चलेगी, तो आपको बोलना है 15th to 28th डे। ये इसका सेक्रेटरी फेज होता है। आप कह रहे हैं, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जब आप बोल रहे हैं कि कार्पस लूटियम फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बना रहता है प्रेगनेंसी में, तो आप 15 से 28 का ही सेक्रेटरी फेज क्यों कह रहे हैं? उत्तर यह है कि ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो बचे हुए दिन है 15 से 28, ये कौन है? ये सेक्रेटरी फेज है। क्या इससे ज्यादा भी सेक्रेटरी फेज रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो। क्योंकि हम तो कार्पस लूटियम का भविष्य ही इस आधार पर तय कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैरी करेगा आगे, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 15 से 28 वाला दिन सेक्रेटरी फेज रहेगा, और इसके नेक्स्ट अगले दिन 0 डे आ जाएगा अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए ना? 28 के बाद तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 28 के जस्ट एक दिन पहले तक वो कौन रहता है? वो सेक्रेटरी फेज रहता है, और उस समय तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बना रहता है, इस इंतजार में कि फर्टिलाइजेशन होगा। और इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जिम्मेदारी है एम्ब्रियो को इम्प्लांट कराना, सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है। हालांकि इसके और भी तमाम फंक्शंस होते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर जानिए कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसका सेक्रेशन अगर प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक रहेगा, और उस समय लेवल बढ़ेगा इसका। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्रथम 3 माह जो होता है प्रेगनेंसी का एम्ब्रियो के लिए काफी जो है सेंसिटिव होता है, क्योंकि मिस कैरियज होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल सही नहीं है, या फिर मान लेते हैं फीमेल में बॉडी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा धूम धड़ाका दौड़ना, क्रिकेट खेलना, है ना, तो ऐसी कंडीशन में मिस कैरियज होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट का पीरियड बहुत सेंसिटिव होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि यहां पर जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल अगर कम हो गया कहीं से, या फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो गई, तो ऐसी कंडीशन में एम्ब्रियो क्या हो सकता है? वो उसका प्रीमेच्योर टर्मिनेशन भी हो सकता है। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन को हम मिसकैरियज कहते हैं, राइट? तो ये भी हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो आगे कैरी करेगा। तो 15 से 28 का ही सेक्रेटरी फेज होता है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन हो गया
तो कार्पस लूटियम तो लंबा चलेगा, फिर 3 माह चलेगा, तो सेक्रेटरी पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी ना, फिर मेंस्ट्रुअल की कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे फिर एम्ब्रियो को कंसीव करा के फिर डेवलपमेंट शुरू कराना है यूट्रस में। ये कहानी है। यहाँ तक पर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। एनी क्वेश्चन है? ओव्यूलेशन हाँ 14th डे में होता है, तो हम उस पर आगे आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं ना अभी इसके फेजेस के बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर हम इसको चले आगे चले, अब हो गया है, कॉपी कर लिया सब? अरे करो, बैठे क्यों रहते हो, सुनते रहते हो, लिखा भी करो, जल्दी से सुन भी लिया करो। चलिए फिलहाल ये सारी चीजें सब पता थी आपको? कितने लोगों को पता थी? किसी को नहीं मालूम है। हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान ये जो है इस मामले में बेवकूफ है, कुछ नहीं मालूम है कि नहीं? हाँ, सेक्सुअली मेच्योर होने के बावजूद भी अपने बारे में नहीं जानते हैं कुछ। 90% तमाम शादीशुदा लोगों को कुछ नहीं मालूम होता है सब, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। एक्सीडेंटल बच्चे पैदा होते हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्सीडेंटल बच्चे? पता ही नहीं है कि कब फर्टिलिटी पीरियड है, फर्टिलिटी पीरियड का पता ही नहीं है कब है, बच्चे आ गए। फिर भारत माता की देन, भारत में क्या होता है, बच्चों को भगवान की देन माना जाता है, कहने लगे कि ईश्वर की कृपा से बच्चे मिल गए। एक दो नहीं, पूरी क्रिकेट फौज तैयार कर लिया। हाँ, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है कब, तो इसे जानना जरूरी है। अब तक लिख लिया होगा वर्मा जी? नहीं लिखे? मतलब इसमें सुनने में खो गए, बाद में ले लेना, हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। हाँ फोटो ले लो, तो वीडियो तो अपलोड होता ही है, मिल जाता है वीडियो के ग्रुप में। हमें अब बात करनी है, उन दिनों का हिसाब करना है कि फर्टिलिटी पीरियड कौन सा होता है, रिस्क पीरियड क्या होता है, इन सब के बारे में। अब मैथ में लिखाया तो था हमारे ख्याल से, हाँ वो उसको वीडियो इन लोगों से देख लो, क्योंकि पाज हो जाएगा ना, काफी लंबा चला जाएगा। आइए नेक्स्ट। अब आप देखिए, यहां से ध्यान दीजिए, बात नहीं करिए, यहां से देखिए, ये है 0 और ये है 5th और 6th डे, राइट। फिर इसके बाद ये है 7th डे है, 7th से लेकर के 13th डे। फिर इसके बाद है 14th डे, ये 14th है। इसके बाद 15th है, 16th, 17th ऑनवर्ड, अगर यहां तक चलेंगे तो ये 28th डे है, दिस वन। ठीक, अब हमें कॉन्सेप्ट यह जानना है कि फर्टिलिटी पीरियड क्या होता है। व्हाट इज द फर्टिलिटी पीरियड? फर्टिलिटी पीरियड का मतलब यह हुआ कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन किया जाए विदाउट यूजिंग एनी बैरियर और पिल्स, अगर आप कोई गर्भ निरोधक नहीं ले रहे हैं और उस दौरान सेक्सुअल रिलेशन होता है, तो प्रॉब्लम मतलब यहां पर यह है कि किस समय फर्टिलिटी होगी, यानी कि अगर स्पर्म ड्रॉप होता है फीमेल ट्रैक में तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना कब है, तो जिस पीरियड में संभावना है उसको हम फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं। आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिलेशन इस दौरान पॉसिबल नहीं है, क्रॉस, because of excess bleeding through the vagina, sexual relation is not possible in this period, right? ये पीरियड ऑफ मेंसेज है, तो इस दौरान सेक्स रिलेशन नहीं हो सकता, खत्म हो गई बात। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 7th से स्टार्ट करके, यहां से आपको मालूम है कि ये कौन सा फेज है, ये फोलिकुलर फेज है। कौन सा फेज है? फोलिकुलर फेज है। अब आपको मालूम है कि 7, यहां पर 8, 9, 10, 11, 12, ये सब डेज हमने यहां पर दे दिया है, ये डेज हैं, और आगे 13th है। अब प्रश्न ये है कि फर्टिलिटी पीरियड कहां से कहां तक डिक्लेयर करें, तो सामान्य तौर पर तो ये 12 से लेकर के और कहां तक होता है, ये 17 तक होता है, लेकिन हमको एहतियात कहां तक रखना है, 10th से लेकर 17th तक। ये कौन सा पीरियड माना गया है? फर्टिलिटी पीरियड, और इसी को हम बोलते हैं रिस्क पीरियड।
दिस वन, इट इज कॉल्ड एज द रिस्क पीरियड। 10 से 17 आपकी एनसीईआरटी में 10 से 17 माना गया, देख लेना उसमें 10 से 17 दिया कुछ ऐसे ही, लेकिन हम इसको 10 to 17 मानते हैं। अब 10 to 17 का हिसाब आप समझ लीजिए कि क्या है। स्पर्मेटोजोआ की लॉन्गिविटी का प्रश्न उठता है कि स्पर्म जो रिलीज होते हैं, जब वो ट्रैक्ट से रिलीज हो जाते हैं स्पर्म आफ्टर एजाकुलेशन, तो उनकी लाइफ कितनी होती है स्पर्मेटोजोआ की लाइफ। तो ऑलमोस्ट ह्यूमन मेल में इनकी लॉन्गिविटी 24 घंटे तक होती है। स्पर्म कितने घंटे जिंदा रहते हैं? 24 घंटे जिंदा रहते हैं, लेकिन केसेज 72 घंटे तक के भी हैं। स्पर्म फीमेल ट्रैक में 72 घंटे तक भी सर्वाइवल का इतिहास है इसका। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम 72 का मतलब 3 दिन मान लें इसको, तो डे स्टार्ट हो जाता है 10 से लेके 13वां दिन, राइट। इसलिए हमने 10th डे को यहां पर इंक्लूड कर लिया है। किस मामले में? जब स्पर्म 72 घंटे तक जीवित रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि स्पर्म ड्रॉप इस डे में हुए, तो आगे चलकर 11, 12 और 13 और 14वें दिन क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो जा रहा है। तो 72 घंटे यानी 4 दिन जिंदा रहने के बाद स्पर्म को क्या मिल जाएगा? अंडा मिल जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि यहीं पर अंडे का फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि वो कहां से नहीं निकलेगा बाहर। जब तक अंडा बाहर नहीं निकलेगा तब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। अब देखो यहां से अंडा बाहर निकल आया, अंडा बाहर निकल आया, और स्पर्म अगर यहां पर छोड़ दिया जाए, स्पर्म को यहां पर ड्रॉप कर दिया जाए, इस डे में स्पर्म को ड्रॉप कर दिया जाए, तो 4 दिन तो जिंदा रह लेगा फीमेल ट्रैक में। अधिकतम लॉन्गिविटी स्पर्म की होती है, ये मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं। एज यूजुअल अगर पूछा जाएगा तो 24 घंटे तक स्पर्म हेल्दी रहते हैं, लेकिन अगर 4 दिन है तो वो सेनाइल हो सकते हैं। मतलब ये हो गया कि स्पर्म में एनर्जी की कमी आ जाएगी, मूवमेंट की कमी होगी, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मान लो कि कोई स्पर्म बहुत हेल्दी है और 72 घंटे तक सर्वाइवल कर रहा है, मार्फोलॉजिकली फिट भी है और वो सुस्त भी नहीं है, अर्थात उसमें एस्थेनो की कंडीशन नहीं बन रही है, यानी कि स्पर्म में मोटिलिटी की कोई समस्या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो फर्टिलाइजेशन कर देगा अंडे का। तो अगर मान लो कि 10th डे का ऑपुलेशन हुआ है, तो 4 दिन तक स्पर्म जिंदा रहेगा और इस दिन अंडा बाहर निकल आया, बस यहां से स्पर्म आ करके इसको हिट कर देगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए हमने इस पीरियड को लिया है 10 से लेकर के कहां तक का, ये आगे भी 17 तक लिया। अब आप कहेंगे 10 से 17 ये 7 दिन का क्यों लिया है आपने फर्टिलिटी पीरियड? क्योंकि अब मान लो कि फर्टिलाइजेशन कॉपुलेशन इस दिन हुआ है 17वें दिन, मान लो कि स्पर्म यहां प्राप्त होता है, तो प्रश्न ये है कि अंडा यहां से निकलने के बाद इतने दिन जिंदा रहेगा क्या? तो उत्तर है यस। ठीक है, ये कंडीशन है कि यहां पर अंडा 17वें दिन तक जीवित रहेगा क्या? कहां से निकलकर? ग्राफियन फॉलिकल से अंडा, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद क्या ये 5 दिन जिंदा रहेगा? आंसर है जिंदा रहेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अंडे के पास साइटोप्लाज्म काफी रिच होता है, एग साइटोप्लाज्म काफी रिच होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? यॉक होता है। क्या होता है? अंडे में यॉक होता है ना, तो यॉक इसको इसकी सर्वाइवल वैल्यू बढ़ा देता है, जबकि स्पर्म जो होता है नरिशमेंट के मामले में उतना धनी नहीं होता जितना कि एग होता है, इसलिए एग की लॉन्गिविटी स्पर्म के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक, मैक्सिमम लॉन्गिविटी स्पर्मेटोजोआ की 4 दिन दिखा रहे हैं, तो यहां से अगर आप देखें तो 4 दिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए फर्टिलिटी का पीरियड 12 से 17 माना गया है। ठीक है, यानी कि 10th डे भी सेफ है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अगर स्पर्म बहुत हेल्दी है, इसलिए हम उसको 10 to 17 मानते हैं एहतियातन, मतलब कि बिल्कुल प्रिकॉशन लेना है तो। अब आप अगर देखें तो अंडे की लॉन्गिविटी 4 दिन इसेंशियली होती है, वो जिंदा रहता है और 4 दिन तक डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसी कंडीशन में अगर अंडा यहां तक कैरी कर गया, कहां तक पहुंच गया, अगर इस दिन तक अंडा जीवित बचा है तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर कॉपुलेशन 17th डे होता है, तो ऐसी कंडीशन में, और अंडा कब निकला है? 14वें दिन निकला है, तो फिर इसको ये स्पर्म मिलेगा, और अगर इस दिन सेक्स रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से प्रथम 4 दिन स्पर्म जिंदा रहता है, अगले 4 दिन कौन जिंदा रहता है? अंडा। तो अगर प्रथम 4 दिन तो पहले ही दिन यानी 10th या 11th डे में कॉपुलेशन हो गया, तो 14वें दिन तक अंडे से उसकी मुलाकात हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कॉपुलेशन लेट होता है और जाकर के वो 17th डे होता है, तो अंडा 17th तक सर्वाइव कर जाएगा, 14वें दिन निकल करके 17 दिन तक क्या रहेगा, वो जिंदा रहेगा 17वें दिन तक, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एज फर्टिलिटी पीरियड, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज
फर्टिलिटी पीरियड। बात समझ में आ गई होगी आपको। यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं नहीं, ये फिजिकल बैरियर नहीं है, ये तो प्रिकॉशनरी बैरियर है। प्रिकॉशन का मतलब ये हो गया कि अगर वाइफ और हस्बैंड संतान नहीं चाहते हैं तो दे शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट, राइट? अगर उनको संतान नहीं चाहिए तो सेक्स रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होना है इस पीरियड में। बैरियर तो दूसरी चीज हो गई, हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे उसको। बैरियर में ये होता है कि हम कंट्रासेप्टिव जैसे पिल्स, टेबलेट्स लेते हैं, या फिर ऐसे बैरियर्स लेते हैं जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के कांटेक्ट में स्पर्म आते ही नहीं है। ये सारी चीजें हैं, उन पर हम चर्चा आगे करेंगे। वो बैरियर्स होते हैं। बैरियर माने होता है अवरोध उत्पन्न करना। कौन सा? क्या? 10th से 17th बच्चा नहीं चाहते हैं, सेक्स नहीं करना है इस पीरियड में, राइट? और अगर करना है तो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है? और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको बर्थ कंट्रोल मेजर्स कहा जाता है। तो बर्थ कंट्रोल हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, तभी यहाँ पे क्यों डिस्कस करेंगे। इसको अनप्रोटेक्टेड सेक्स रिलेशन कहा जाता है, जहां पर हम बैरियर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर पिल्स नहीं ले रहे हैं, यानी कि गर्भ निरोधक कोई भी नहीं ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के चांस कहां से कहां तक है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब मान लो तो कि स्पाउस को संतान चाहिए, तो इस दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे और उनको संतान पैदा होगी। ये कहानी है, समझ में आ गया? इसीलिए इसको हमने फर्टिलिटी पीरियड कहा या इसको रिस्क पीरियड कहा है। अब यहां पर अगर आप देखें कि संतान भी ना हो और सेक्स रिलेशन स्टेब्लिश हो सके, तो वो कहां से कहां तक का है? ये 7th से लेकर के और 10th, ये नो रिस्क जोन है। मतलब 7th, 8th, 9th एंड 10th, ये 4 दिन, ये कौन सा है? ये नो रिस्क जोन है। तो यहां पर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन के बावजूद भी कंसीव नहीं होगी, प्रेगनेंसी होगी नहीं। और अगर यहां से देखें 18th से स्टार्ट करके, तो 18th से लेकर और 28th का डे जो है, ये भी क्या है? ये नो रिस्क जोन है। यहां पर फर्टिलिटी नहीं है, और ये भी क्या है? ये नो रिस्क जोन है। ये नो रिस्क जोन है, समझ गए ना? कोई डाउट? ग्राफिकली हमने आपको सब समझा दिया कि किस दिन क्या होना है। वो भी ये सारी चीजें किसके लिए सही है? जहां पर मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी है, उनकी बात कर रहे हैं। ऐसी फीमेल्स जिनमें की मेंस्ट्रुएशन रेगुलर है, वहां पर डेज वाइज डिस्टर्बेंस नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन तो पैदा हो जाएगा अक्सर, और इसीलिए एक्सीडेंटल चाइल्ड पैदा होते हैं, अचानक ना चाहते हुए भी बच्चे आ जाते हैं। उसका कारण यही है। हैं? वो पीरियड ऑफ मेंसेज है, ब्लीडिंग होगी, इस दौरान सेक्स रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है? और इसके बाद 6th से लेकर के और 10th के बीच में ये नो रिस्क जोन है, और आगे से फर्टिलिटी जोन शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 18th टू 28th, ये क्या है? ये भी नो रिस्क जोन है, राइट? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत ही सही है। डॉक्टर के यहाँ रहती है ना, तो इसको पता है। सुनो ध्यान से, एक हेल्दी एम्ब्रियो के लिए हेल्दी गैमीट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि स्वस्थ स्पर्म होना चाहिए और स्वस्थ एग होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि इस दिन हो जाए, 15 से 16 के बीच। इफ यू वांट टू गेट हेल्दी चाइल्ड, कॉपुलेशन मस्ट बी डन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस दौरान क्या होगा? ताजा ताजा स्पर्म होगा और ताजा ताजा एग है, तो ना वो बूढ़े हुए हैं और ना स्पर्म बूढ़ा हुआ है, दोनों क्या है? अभी जस्ट रिलीज हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात यहां पर होगी, ठीक है, हेल्दी चाइल्ड के लिए। लेकिन हेल्दी चाइल्ड के लिए हेल्दी कपल का भी होना जरूरी है कि नहीं? अगर कपल ही हेल्दी नहीं है, अब मान लो कि जो है बहुत ज्यादा हाइट नहीं है कपल की और बहुत दुबले पतले से हैं, तो संतान क्या चाणक्य पैदा होगी? है वो क्या कहते हैं उसको, घटोत्कच थोड़ा पैदा होगी। अरे भाई, दुबले पतले लोग हैं, चेचिस उनकी पतली है, दूली पतली है, छोटे साइज के हैं, तो बच्चा भी उन्हीं के हिसाब से पैदा होगा। और अगर अच्छी हाइट है, लंबे चौड़े हैं, वाइफ हस्बैंड दोनों, तो संतान भी लंबी चौड़ी और स्वस्थ होगी। ये चीज है, कई चीजें काउंट करती हैं। हेल्दी चाइल्ड के लिए इतनी चीजें काउंट करती हैं, समझा रहा हूं। हेल्दी चाइल्ड के लिए एज ऑफ स्पाउस कितना होनी चाहिए? है फीमेल, मेल का कितना होना चाहिए? एटलीस्ट, मतलब कुल मिलाकर के दोनों को 25 की रेंज में होना चाहिए, दोनों को। फीमेल अगर 20 है तो अच्छी बात है, 20 से लेके 25 तक, अधिकतम 30, बस 30 के बाद नहीं, 30 के बाद नहीं, तो फिर तो काम चलाऊ संतान पैदा होगी।
है ना। हाँ, काम चलाऊ संतान पैदा होगी। 30 फीमेल की एज 20 से 30 के बीच होनी चाहिए। हालांकि जो लीगल है वो तो अब इस समय जो है कितना है, 18 है फीमेल में और 21 है मेल में, वो शादी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी लिखा है कि शादी होने के बाद 3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। तो 21 क्या हो गया, अगर मान लो कि पुरुष 21 का है तो वो 24-25 में आ गया और महिला 20-22 में आ गई। 25 का पुरुष, 22 की महिला, ये सबसे अच्छा समय होता है। तो एज की बात है, क्योंकि एज के बढ़ने के साथ पुरुष में स्पर्म की क्वालिटी घटती है। कैसे घटेगी, उसके कई कारण हैं। क्योंकि तमाम तरीके के डिस्टर्बेंसेज होते हैं। जेनेटिक काज भी हो सकता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन मेजर इफेक्ट है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो डीएनए डैमेज अगर हो रहा है तो स्पर्म की क्वालिटी क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि स्पर्म में पावर ऑफ मूवमेंट रुक जाएगा। इस कंडीशन को एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं, पढ़ा चुके हैं हम आपको। तो एज ऑफ चाइल्ड जो है, मेल को 25 और स्त्री को कैसा होना चाहिए, 20 होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड द टाइम टू गेट कंसीव्ड। दूसरी बात यह है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है आपको, ये भी काउंट करेगा। खाने के लिए भोजन नहीं है तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी थोड़ा होगी। कंगाली में जी रहे हैं, भोजन सही नहीं मिल रहा, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, तो कौन से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। इसलिए यह जरूरी है कि न्यूट्रिशन का स्टेटस अच्छा होना चाहिए। एज काउंट करती है। अगला क्या होता है, हैबिट। हैबिट भी काउंट करती है। स्टाइल, हैबिट एंड लाइफ स्टाइल। किसकी लाइफ स्टाइल, माता पिता की। लाइफ स्टाइल का मतलब वो स्वयं स्लगिश है, चलना फिरना दूभर है और गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, है कि नहीं। तो जो ड्रगिस्ट होते हैं उनकी संतानें अच्छी नहीं होती। गंजेड़ी भंगेड़ी शराब पी ले रहे हैं, गांजा भांग खा रहे हैं, उनकी। तो ड्रग लेने वालों में ड्रगिस्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं तो हेल्दी संतान पैदा होगी। और क्या चीज है, और स्पर्म का मूवमेंट, स्पर्म एंड एग क्वालिटी। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि ओलिगोजूस्पर्मिया नहीं होना चाहिए। स्पर्म काउंट अच्छा हो, स्पर्म का उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें मूवमेंट अच्छा हो। अब जैसे मान लो कि कोई एग है, ये एग है सपोज दैट, और इधर से स्पर्म जा रहा है। अब एक स्पर्म यहां से मूव करके और सीधा जाता है, हिट करता है, और दूसरा स्पर्म क्या होता है, धीरे धीरे चल रहे हैं। कौन फर्टिलाइज कर देगा, ये वाला फर्टिलाइज कर देगा। पावर ऑफ मूवमेंट इसमें क्या है, मोटिलिटी अच्छी है, और इस स्पर्म में मोटिलिटी कम है। जिस रफ्तार से अंडे के अंदर स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उतना ही काउंट करता है। समझ में आ गया। अगर स्पर्म बहुत ही स्लो स्पीड से अंडे को पेनिट्रेट करता है तो बच्चा सेनाइल पैदा होगा, यानी कि बच्चा मलिन पैदा होगा, चेहरे पर उतनी चमक उसके नहीं होगी, या यूं कह लो कि ओवरऑल उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, एम्ब्रियो, तो संतान मलिन पैदा होगी। लेकिन अगर स्पर्म का पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छी स्पीड से अंडे में होता है तो ये आगे से उस बच्चे के लिए जिसका इससे निर्माण होगा उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसीलिए स्पर्म की मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगा कि चल रहे हैं, एक तो ऐसे हो गए कि बहुत लूज हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, उनमें पावर ऑफ मूवमेंट नहीं है तो वो तो फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएंगे। दूसरे ऐसे हैं कि स्पीड में जाके हिट कर दिए, वो सबसे स्वस्थ एम्ब्रियो बनाएंगे। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि चल फिरकर किसी तरह पहुंचे अंडे पर और फर्टिलाइज कर लिए गए, लेकिन हांफते हुए। तो अगर हांफते हुए फर्टिलाइज कर रहे हैं अंडे को, उस समय क्या होगा, क्योंकि पेनिट्रेशन के दौरान उसका मूवमेंट अच्छा नहीं था, इसलिए अंडे में जो आगे का डेवलपमेंट होता है वो अच्छा नहीं होगा और एम्ब्रियो स्वस्थ नहीं होगा। समझ गए ना। क्योंकि स्पर्म का जो पाथ होता है पेनिट्रेशन का, वो भी डेवलपमेंटल पैटर्न को डिसाइड करता है। ये सारी चीजें आप कहां पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो चूंकि आपने एक मोटा क्वेश्चन पूछ लिया कि साहब की किस डे में फर्टिलाइजेशन पर एम्ब्रियो स्वस्थ रहेगा, तो हम तो यही कहेंगे कि ये पीरियड है कि फ्रेश एग होना चाहिए और फ्रेश स्पर्म होना चाहिए। फ्रेश स्पर्म, तो वो जो पीरियड होगा वो 14, 15, 16 के किसी दिन में हो सकता है। राइट। हिंदुस्तान के जो पुरुष हैं, भारत देश के भैया लोग, इनका क्या कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन किस डे में होनी चाहिए, संतान हो जाएगी। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जिस दिन ब्लीडिंग बंद हो उसी के अगले दिन, ठीक है, उसके अगले दिन अगर सेक्स रिलेशन हो गया तो संतान पैदा हो जाएगी। एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। अब आप गलत कॉन्सेप्ट मतलब आप ये हो गया कि आप यहां चाह रहे हैं और अंडा यहां पर है, तो उतने दिन तक तो स्पर्म मर जाएगा या स्पर्म जो है अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ स्पर्म और स्वस्थ एग, इन दोनों का मिलना स्वस्थ बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। अब आप समझ गए ना।
तो इसलिए मैंने कहा कि एज, अब आपको मालूम है कि एज, मान लो महिला ओवर एज है, 45-46 साल के बाद महिला बच्चे की मां बनेगी तो ही अगर अंडे बन रहे हैं उसमें तो, लेकिन वहां पर डाउन सिंड्रोम होने का खतरा है। डाउन सिंड्रोम जानते हैं, पढ़ा है आपने ना, जेनेटिक्स में पढ़ाया गया होगा। डाउन सिंड्रोम, जिसमें बच्चा पागल पैदा होता है, मेंटली रिटार्डेड, और बाद में वो सर्वाइव नहीं करता, 14-15 साल के बाद डेथ हो जाती है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 जो जोड़ी होती है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये इसका कारण कौन होता है? इसका कारण फीमेल होती है, ओवर एज में एग डेवलप होना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस जो है माता पिता की एज भी काउंट करती है कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस हमने बताया, हैबिट और लाइफ स्टाइल हमने आपको बता दिया कि ड्रग नहीं लेना चाहिए, शराब नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें, और स्पर्म और एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें काउंट करती हैं एक स्वस्थ एम्ब्रियो के लिए। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। राइट, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो सेक्रेटरी फेज है वो कब तक रहेगा और कार्पस लूटियम से निकला हुआ प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हम इस पर बात करेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन कौन सा रोल यहाँ पर प्ले करने जा रहा है। तो अगर ये ग्राफिक समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें। बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो ये जब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे इन फर्टिलिटी में बात करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आईवीएफ। हाँ, उस टाइम जो है स्पर्म और ओवम जो है कब लिया जाएगा, मतलब जो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। दरअसल में जो लेक्चर आगे होने वाला है उस पर बहुत पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, इमैच्योर स्टेज पर सवाल पूछ रहे हैं। इनफर्टिलिटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पूछ लो क्या होता है। अगर महिला के शरीर में अंडे का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर इन विवो, इन विवो फर्टिलाइजेशन है। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, फीमेल के ट्रैक में, ठीक है ना। नॉर्मल सेक्स रिलेशन हुआ और फैलोपियन ट्यूब में अंडे और स्पर्म की मुलाकात हुई, फर्टिलाइजेशन हो गया, इट इज कॉल्ड एज इन विवो फर्टिलाइजेशन। राइट, उस टाइम पे सर अगर जैसे फर्टिलाइजेशन कराते हैं इन विवो या इन विट्रो, हाँ, तो इसमें से किस डे में मतलब स्पर्म या एग लेना सही रहेगा? इन विट्रो में। यस। हाँ, तो हम उस पर आ रहे हैं ना, अभी कहाँ बता दिया है मैंने। कहा कि जो लेक्चर हम आगे पढ़ा रहे हैं उस पर सवाल अभी पूछ रहे हैं। अभी तक की कहानी बताओ, इसमें समझ में आया कि नहीं? तो पूरा पारंगत होके जाओगे। कौन सा डॉक्टर बनना है? स्त्री एवं प्रसूति रोग क्या कहते हैं उसको हिंदी में? हैं? स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ बनने जा रहे हैं। वाह, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं आप लोग। अभी तो वेट कर लो ना थोड़ा, अगला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ, उस पर बात करेंगे। अभी की बात करो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम आपको बता देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का पॉइंट है। तो इन विवो क्या होता है और इन विट्रो क्या होता है, इसे आप जान लीजिए। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, स्त्री और पुरुष के बाहर, पुरुष के शरीर में तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, स्त्री के शरीर में होगा, लेकिन वहां पर भी ना हो और अंडे को हम बाहर टेस्ट ट्यूब में लेकर स्पर्म वहीं डाल दें, फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये काम लैब में होता है। ये ऐसे स्पाउस के लिए होता है जो अपने दम पर माँ बाप बनने की हैसियत नहीं रखते हैं, उनके लिए होता है। अब अपने दम पर माँ बाप बनने की हैसियत न रखने का मतलब जैसे पुरुष स्टेराइल है। अब स्टेरालिटी का मतलब उसमें बॉडी में स्पर्म ही नहीं बन रहा सही, या स्पर्म जो बन रहे हैं वो सुटेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो दूसरे पुरुष का स्पर्म लेना पड़ेगा। स्त्री में अंडे बन रहे हैं, सही है, सब कुछ सही है, परंतु हमको क्या करना है? पुरुष का स्पर्म बेकार है, एस्थिनो जो स्पर्मिया उसमें है, या मूवमेंट की दिक्कत है, या काउंट कम है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम सीमेन दूसरे का लेंगे। और दूसरे का लेंगे तो अब स्पर्म तो दूसरे का ले लिया, लेकिन स्त्री तो सही है ना, स्त्री में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहां पर इन विट्रो पर नहीं जाएंगे, किस पर जाएंगे? इन विवो में जाएंगे, क्योंकि वो सीमेन सीधे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देंगे उसको। एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, ट्यूब से सीमेन को प्रवेश करा देंगे, जैसे कि जानवरों में होता है, कैटल्स में होता है ना। अब देखा होगा गाय में क्या होता है, सीमेन ही तो पड़ता है। अच्छी नस्ल की जो गाय पैदा करनी होती है तो डॉक्टर्स लेके आते हैं ना, तो ट्यूब से अंदर डाल देते हैं क्या? सीमेन। राइट, क्योंकि स्त्री में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर स्त्री में गड़बड़ी है, मान लो कि स्त्री में अंडे नहीं बन रहे, तो स्त्री में अगर अंडे नहीं बन रहे तो हमको दूसरे से अंडे एक डोनेट कराना पड़ेगा, तो दूसरे से अंडा लेंगे। अब अगर हम अंडा दूसरे से लेते हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर जाना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि स्त्री के शरीर में अंडे हैं कहाँ, हम तो दूसरे से ले रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन बाहर करा करके इम्ब्रियो को लॉन्च करेंगे, किसमें? यूट्रस में। ये कई सारी कहानियां हैं, बड़ा थोड़ा क्यूरियस है मामला, आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं बहुत कि अरे सर आगे क्या होगा। तो अरे सर आगे क्या होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, वी विल कम टू डिस्कस। ये चैप्टर भी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, कई लेक्चर चलेंगे इसमें, है ना। बस पीजीटी में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप पारंगत हो जाओ पूरी तरह से, ये बहुत जरूरी है कि नहीं? यस। तो बात समझ गए ना, इन विवो और इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब ये होता है कि यू हैव टेकन द एग इनसाइड द ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड, एग डोनेट करने वाले से अंडा ले लिया यहां पर, और इधर से आपने स्पर्म प्रोवाइड कर दिया इसको।
और फर्टिलाइजेशन यहां पर हो रहा है। तो ये ट्यूब के अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है? ये ट्यूब के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हेन एनी प्रैक्टिस इज डन आउटसाइड द लिविंग बॉडी, हम अपने शरीर से बाहर कोई काम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज इन विट्रो प्रैक्टिस। और अगर शरीर के अंदर ही हो रहा है तो उसको हम इन विवो कहते हैं। अब ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की व्यवस्था आई है, भारत में ढेर सारे ऐसे स्पाउस हैं जो कि अपने बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे थे, तो उनके लिए सरकार क्या नाम है, वैज्ञानिकों ने एक खोज करके बता दिया कि नहीं भाई, फर्टिलाइजेशन बाहर हो सकता है, आप होपलेस मत हो। तमाम घरों में आंगन में क्या हो गए, बच्चे जब पैदा होते हैं तो क्या गूंजती है? किलकारी, है ना, कहते हैं ना किलकारी गूंज रही है। और हिंदुस्तान में ढेर सारी कंपनियां इस समय काम कर रही हैं, अलग अलग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इन विट्रो के ढेर सारे क्लिनिक खुल गए हैं जहां पर संतान पैदा कराने की जिम्मेदारी ली जाती है। एक डोनेशन करने वाले कौन से लोग होते हैं, ये सारी चीजें। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन इस लेक्चर में अब नहीं हो पाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है इसको अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। आज हमने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट करा दिया है सारा, राइट। अब हमें बात करनी है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनको एक एक करके हम आपको लिखाएंगे अपने अगले लेक्चर में। हम बात करेंगे एस्ट्रोजन का क्या रोल है, एक समरी बना देंगे उसकी। इसी तरीके से इनहिबिन, रिलैक्सिन, जितने भी हार्मोन रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं, इन सबकी एक लिस्ट, किसको क्या काम करना है, और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेक्चर हमारा बहुत अच्छा चल रहा होगा, आपको सब समझ में आ रहा है। ऐसा पढ़े नहीं होंगे इसके पहले कभी, ठीक है ना। जितना पूछोगे उतना एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किन किन कारणों से इनफर्टिलिटी होती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये चैप्टर आज यहाँ पर क्लोज होता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है कार्पस लुटियम से, उसकी कहानी क्या है, आगे की बात, यानी फर्टिलाइजेशन के हम आगे की बात करेंगे। तो अभी तो हम अंडे के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पर बात करेंगे, तब कहीं नंबर आएगा बर्थ कंट्रोल और इन सब चीजों पर। एम्ब्रियोलॉजी चल रही है ना, तो लंबा चलेगा ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और कोई सवाल? नो, आप सवाल ज्यादा पूछने लगे हैं, इसलिए आपको डुअल माइक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे होता है ना, इंटरव्यू लेते हैं, कैंडिडेट भैया तो आप बोलो चलो, तो उस तरीके से आपके पास एक माइक रहेगा, हमने ऑर्डर कर दिया, कल आ जाएगा, तो आपके पास माइक रहेगा, आप सवाल वहां से पूछ सकते हैं। यस, ठीक है, थैंक यू।